अब हमने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात की थी, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वो है क्या? डाईहाइब्रिड क्रॉस से ही आपको वर्ड से ही समझने आ रहा है। मोनोहाइब्रिड में हम क्या कर रहे थे, सिंगल ट्रेट ले रहे थे जब क्रॉसिंग हो रही थी दो इंडिविजुअल्स के बीच में, है ना, जैसे कि दो प्लांट्स के बीच में हुई, लेकिन हमने ट्रेट कौन कितने यहाँ पर कंसीडर किए थे मोनोहाइब्रिड में? ओनली वन ट्रेट। वहीं पर डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है वहां पर हम लोग जब दो इंडिविजुअल प्लांट ले लीजिए, आप कोई भी चीज ले लीजिए, उनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है, लेकिन वहां पर हम लोग दो ट्रेट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। अभी बात करेंगे कि किस तरह से दो ट्रेट जो हैं कंसीडर किए जा रहे हैं। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है, डेफिनेशन भी यही कहती है कि उसमें टू डिफरेंट जीन्स, हम लोग जो ऑब्जर्व ट्रेट की बात करें, जैसे आप कहीं नहीं जाते, प्लांट की हम जो कैरेक्टरिस्टिक बात कर रहे थे, तो आप सीड कलर ले सकते हैं, ठीक है। पी प्लांट पे एक तरफ आपने हाइट ले ली, ये दोनों जो ट्रेट्स हैं आपने वो ले लिए, ठीक है। और अब जब आप क्रॉसिंग कराओगे दो प्लांट्स के बीच में कि किसी की कैसा सीड का कलर था, दूसरी सीड का कैसा कलर था, और उनकी जब क्रॉसिंग कराओगे, ठीक है, और एक और करेक्टर जो ऑलरेडी हमने ले रखा है टॉल और शॉर्ट वाला, दोनों को कंबाइन करके फिर देखो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब आप क्रॉसिंग जो है वो बढ़ा देते, मतलब ट्रेट्स इंक्रीज कर दोगे, तो क्या जो रेशो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था वही मेंटेन रहेगा, या फिर जो रेशो आगे कुछ चेंजेस आएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस जब करोगे तो उसमें जब आप ट्रेट्स देखोगे, फिनोटिपिक रेशियो जो आएगा बदल गया, यहाँ पर 9:3:1, 3:1, 9:3:3:1 रेशियो आएगा। कैसे आएगा उसके बारे में भी बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ये हो गई पेरेंटल जेनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किए, येलो और राउंड और येलो कॉटिलेडन, ठीक है। वहीं पर एक पेरेंट के अंदर देखो, राउंड को कैपिटल आर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और येलो को कैपिटल वाई से, ठीक है। अब जस्ट इनके जो अलग ट्रेट्स होंगे उनको स्मॉल वाई और स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो रिंकल्ड को आप डब्लू बनाने की जगह क्या कर सकते हो, आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ग्रीन कॉटिलेडन को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल वाई से। अब बात करते हैं आगे। यहां तक ये बात क्लियर है कि यहाँ पर ये दो अलग अलग ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जब अब क्रॉसिंग हो रही है, हमने दो ट्रेट्स को देखा और उनके बीच में कर रहे हैं। तो एक पेरेंट जो है, पेरेंट पी प्लांट, उसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि जो सीड का कॉटिलेडन था वो राउंड है और येलो इन कलर है, ठीक है। वहीं पर दूसरा जो पेरेंट था उसका जो कॉटिलेडन था, उसका शेप जो थी वो थी रिंकल्ड, सुखड़ी हुई थी, और कलर जो था वो ग्रीन इन कलर था, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल आर, अब पेयर में है अभी क्योंकि गैमीट्स नहीं बने, है ना, और यहाँ पर स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्रॉसिंग होगी तो अब हम गैमीट्स जो है वो इस तरह, याद है हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो वहां पर कैपिटल टी थी, तो इसमें से गैमीट टी ले लिया। ऐसा नहीं है कि इसमें से गैमीट सिर्फ एक आ रहा है, हमने अपनी सहूलियत के लिए एक ले लिया, वरना इस तरह गैमीट रिलीज होंगे, ठीक है। क्यों हम एक ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का आउटकम, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद हो तो टी आ रहा था, और दूसरा वाला जो दूसरा गैमीट होगा ये वाला, इसका भी टी आएगा, ठीक है। तो रिपीट करने की बजाय हमारा यहाँ पर मोटिव है सिर्फ समझाना, तो एक से ही काम चला सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो गैमीट आएंगे वो आएंगे आर वाई, ठीक है। अब वहीं पर इसके गैमीट जो आएंगे वो क्या आएंगे, आर वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग जब हुई तो अब इनके जो F1 जेनरेशन आएगी उसमें क्या आएगा, आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये जो है F1 जनरेशन, जो पेरेंटल जेनरेशन थी P1, उसका आप देख सकते हो अब ये हुआ थोड़ा वैसा ही। क्रॉसिंग जब हुई तो टॉल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी आ रहा था, ठीक है। अब इसमें
अगर आप इनके फिनोटाइप को ऑब्जर्व करोगे, ये है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो अगर आप इसके फिनोटाइप को ऑब्जर्व करोगे तो आपको डोमिनेंट कौन सा है, राउंड, ठीक है, और जो कलर है कॉटिलेडन का उसमें कौन सा डोमिनेंट है, येलो। तो आपको सारे जो सीड्स दिखेंगे इसमें राउंड, ठीक है, और येलो दिखेंगे। अब हमें पता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमको जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या करना है, इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराना है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में मतलब है मेल और फीमेल जो हैं प्लांट्स, जो गैमीट्स रिलीज होंगे उनके बारे में बात करते हैं। तो अब R Y Y R Y Y, ठीक है। अब इनके गैमीट्स, अभी ये पूरे प्लांट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से यहां से थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पर इनका सेल्फ होगा, तो अब वहां पर अगर आपको याद हो T था, तो आसानी से आपने इनके गैमीट्स बना दिए। यहां पर हम लोग 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर पेयरिंग जो है वो भी वेरी करेगी। जैसे अगर हम लोग R के साथ है ना, Y, कैपिटल Y भी आ सकता है और स्मॉल y भी आ सकता है। तो आप इनको इस तरह कर सकते हो कि R है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी Y, कैपिटल Y और स्मॉल y के साथ गैमीट्स बना रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। और वहीं पर स्मॉल r की जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल Y और स्मॉल y के साथ, ठीक है। अब यहां पर कौन सा आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। वहीं पर यहां कौन सा आ रहा है, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। वो अब ये स्मॉल r वाला देखते हैं, ठीक है, गैमीट का जब उसके कलर के साथ कॉम्बिनेशन कौन कौन से आ सकते हैं, तो स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, क्लियर है। तो यहाँ पर कितने आपको गैमीट्स दिख रहे हैं, कॉम्बिनेशंस अलग अलग दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेल और फीमेल जो, अब यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन इस तरह बनाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग पुनेट स्क्वायर वाला ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हो गया आपका, यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस थे क्या थे, कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, फिर था कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। अब फिर था स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। ये मेल गैमीट्स हमने समझ लिए। अब इधर की साइड भी फीमेल गैमीट्स का भी सेम ही होंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इनके, तो अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एक कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे राउंड होंगे और येलो होंगे, और ये प्योर है बोल सकते हैं, यहाँ पर हाइब्रिड नहीं है, सब डोमिनेंट वाले ही ट्रेट्स हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कैपिटल R, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, इसको और इसको। आगे चलते हैं, और यहां पर है कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, क्लियर है। इस तरह पहला कॉम्बिनेशन बन गया। अब आगे बात करते हैं ये किस तरह से मेल और फीमेल गैमीट्स है, तो ठीक है। तो अब ये गैमीट फीमेल गैमीट मेल गैमीट से कैसे कंबाइन करेगा, तो अब इसको और इसको कंबाइन करते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y,
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब आगे चलते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसका इससे कंबाइन करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इससे कंबाइन करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, अब बात करते हैं इसका और इससे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है? अब यहां पर स्मॉल वाई को करना है तो स्मॉल आर नहीं, अभी ऊपर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब आगे चलते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, तो ये जो हो गए आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए, सिर्फ 2 ट्रेट्स अगर आपने कंसीडर किए। अभी तो हम ये कैपिटल आर स्मॉल आर कर रहे थे, अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो आपके अब अगर इन्हें काउंट करो कितने हैं, 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लांट्स। ठीक, अब सारे जो 16 के 16 प्लांट का कॉम्बिनेशन था यहाँ पर बना है, तो अब इन सब का क्या आउटपुट होगा, मतलब सब एक जैसे हैं, राउंड रिंकल के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो है सारे ही राउंड होंगे और रिंकल्ड होंगे, येलो होंगे, है ना। वहीं पर यहां पर भी सारे राउंड है और येलो है, इसमें भी जो है राउंड येलो, इसमें भी क्योंकि डोमिनेंट आ रहे हैं, ये डोमिनेंट है इसलिए राउंड और येलो। अब यहाँ नेक्स्ट में आते हैं, ये डोमिनेंट है, वाई स्मॉल वाई के ऊपर कैपिटल वाई जो है डोमिनेंट है, तो राउंड येलो। इसमें दोनों स्मॉल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्रीन कॉटिलीडन को, तो यहां पर क्या होगा, राउंड और ग्रीन। ठीक है, आगे चलते हैं, यहां पर भी ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, तो राउंड येलो, राउंड ये ग्रीन। ठीक है, ये राउंड ग्रीन हो गया। तो ऐसा करते हैं, अलग अलग के लिए अलग अलग कलर ले लेते हैं। तो राउंड येलो के लिए हम लोग दूसरा कलर ले लेते हैं, नहीं, राउंड ग्रीन के लिए हम लोग दूसरा कलर ले सकते हैं। तो राउंड ग्रीन। ठीक है, यहां पर भी राउंड ग्रीन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये डोमिनेंट हो गया, ये तो यहां पर भी राउंड येलो हो गया, ये डोमिनेंट है, राउंड येलो। अब क्या हो रहा है, यहां पर राउंड नहीं आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये क्या हो गया, स्मॉल आर जो था वो क्या था, एक राउंड था, तो ये हो गया रिंकल्ड येलो। ठीक, यहां पर रिंकल्ड येलो। अब यहां ये भी डोमिनेंट है, तो राउंड येलो। अब यहां पर आर जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, तो राउंड हो गया। लेकिन वाई डोमिनेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रीन, राउंड ग्रीन। यहां पर जो है ये क्या है, ये हो गया आपका रिंकल्ड येलो। और ये आपका जो है रिसेसिव सिर्फ एक जगह जो है वो एक्सप्रेस हुआ, वो कहां पर हुआ, यहाँ पर, तो रिंकल्ड और आपका ग्रीन।
तो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिख रहे होंगे। तो राउंड येलो अगर आप यहाँ पर काउंट करो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रिंकल्ड येलो जो है वो आपके हो गए 9, है ना। अब आपको जो है अगर यहां पर आ जाते हैं, लास्ट वाला रेशो देख लेते हैं। रिंकल्ड ग्रीन जो है आपका एंड में 1। रिंकल्ड येलो की बात करें तो कितने हैं आपके रिंकल्ड येलो, 3, ठीक है। वहीं पर राउंड ग्रीन की बात करें तो राउंड ग्रीन यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3। तो आपका कॉम्बिनेशन जो है अलग अलग जो बने यहाँ पर, राउंड येलो 9 आपको मिले, ठीक है, डोमिनेंट है। तो पूरे पॉपुलेशन में 9 राउंड येलो मिले। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन जो थे आपको, सॉरी राउंड ग्रीन जो थे वो 3 मिले, ठीक है। और आपको रिंकल्ड येलो का कॉम्बिनेशन जो कि डिफरेंट है, क्योंकि रिंकल्ड और हमने जो अगर पेरेंट प्लांट्स की बात करें तो हमने लिए थे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर रिंकल्ड येलो की बात हो रही है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशंस की जो बात हो रही है। तो रिंकल्ड येलो 3 मिले, राउंड ग्रीन हमें 3 मिले, और जो हमें मिला डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो था वो सिर्फ 1 पाया गया। बट हाँ, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में था, रिंकल्ड ग्रीन जो है वो सिर्फ 1 पाया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो क्रॉसिंग है वो वेरी करती जाएगी। कंक्लूजन में भी यही बताया है कि राउंड और येलो सीड्स जो थे वो कितने मिले, 9, राउंड और ग्रीन सीड्स 3, राउंड रिंकल्ड येलो सीड्स 3, रिंकल्ड ग्रीन सीड्स जो थे वो कितने, 1। तो हम फिनोटिपिक रेशो के बारे में हम बात करें तो वो कितना होता है, 9:3:3:1। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि जितना सिंपल आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, बट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेट की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर कितने ट्रेट हो गए, 2 ट्रेट। ऐसे ही जब हम लोग ट्रेट्स जो हैं वो इंक्रीज करते जाते हैं तो उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, जैसे अगर आपने यहाँ देखा तो गैमीट के कॉम्बिनेशंस आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि अगर राउंड येलो है तो आगे तक राउंड येलो ही रहेगा। ये जो 2 अलग अलग ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होकर भी एक्सप्रेस हो सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि राउंड जो था येलो के साथ ही नहीं था, राउंड जो था वो ग्रीन के साथ भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो इससे ये समझने आ रहा है, अगर आप आगे अभी 11th में 12th में मे बी जब आप पढ़ोगे तो आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी बताया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया, कंक्लूजन कि आपको इन्फेरेंस क्या मिल रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमें ये दे दी मेंडल ने, इन्फेरेंस की लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक हम जो ट्रेट की बात कर रहे हैं तो जब हमने कॉम्बिनेशन में लिए तो ये दोनों एक दूसरे से एक मतलब सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं चिपके हुए नहीं है, ठीक है ना, जुड़े हुए नहीं है एक दूसरे से कि हर जगह एक साथ ही चलेंगे। ये इंडिपेंडेंट हैं और आगे जब एक्सप्रेस होंगे आगे की जनरेशंस में तो इंडिपेंडेंटली होंगे एक दूसरे से, ठीक है। ये 2 ट्रेट एक दूसरे से बिल्कुल अटैच्ड नहीं है, इसलिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला जाता है, जो कि आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस से बहुत अच्छे से समझने आना चाहिए। यहां से हमें आ रहा है कि हमने देखे 2 ट्रेट लिए, जो प्योर प्लांट ब्रीड प्लांट था जिसमें हमने राउंड और येलो पूरा उनका जो प्योर हाइब्रिड था, नॉट हाइब्रिड, प्योर प्लांट था जिसमें दोनों जीन्स जो थे वो डोमिनेंट को ही एक्सप्रेस कर रहे थे, वो लिया। वहीं पर दूसरा जो जस्ट डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसके रिंकल्ड और ग्रीन थे, उसके भी दोनों जो एलील्स थे वो सेम ही मतलब जो आपका रिंकल्ड और ग्रीन है उसी को एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, तो इससे तो हमें ये समझना चाहिए था कि ये दोनों जो ट्रेट्स हैं वो दोनों एक साथ ही आएंगे जहां पर भी आएंगे। लेकिन जब हमने क्रॉसिंग किया उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया पी प्लांट का, तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशंस बने, नए नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिले कि राउंड जो था वो ग्रीन के साथ भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है, और जो राउंड था ठीक और रिंकल्ड जो था वो येलो कलर के साथ भी एक्सप्रेस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ट्रेट्स बनते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 2 की बात हो रही थी, वहीं पर अगर आप 3 ट्रेट्स कंसीडर करो तो वहां पर भी कॉम्बिनेशंस जो है वो और इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा
डाइहाइब्रिड क्रॉस समझने आया। डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ हमें ये कॉन्सेप्ट और समझने आया कि हम जो दो ट्रेड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो दो ट्रेड्स एक साथ क्रॉस करने के बाद जरूरी नहीं है हर जगह एक साथ ही एक्सप्रेस हो, वो डिफरेंट तरह से इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से हटकर एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब वही ये सारी बातें हो गई हमारी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, एक्सप्रेशन हो गया कि ऐसे एक्सप्रेस होते हैं। तो ये जो ट्रेड्स हैं वो एक्सप्रेस हो कैसे पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बेसिक चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमें पता है 9th क्लास में फिर से जाते हैं तो जो हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो था, जो चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या किया था, हमने न्यूक्लियस के पास वापस जाओ, ठीक है। तो न्यूक्लियस में हम लोगों ने क्रोमोसोम्स के बारे में बात किया था। तो थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में जस्ट फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हुआ था न्यूक्लियस में। हमें न्यूक्लियस याद है ना, जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस क्योंकि यूकैरियोट्स के लिए बोला जाएगा, तो उन पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता था जिसके अंदर प्रोटीन आरएनए वगैरह प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह प्रेजेंट होता था, ठीक है। ये जबकि बात हो रही है जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही सेल डिवीजन हुआ करता था तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था उसमें कंडेंसेशन होती थी और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता था। अब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग सेंट्रोमियर्स क्रोमैटिन्स बोलते थे, ठीक है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम्स से आपको एक बहुत अच्छी सी बात याद आ रही होगी कि क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर करने में। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। इससे तो मतलब क्या है, इससे मतलब ये है कि अभी हम लोग सेल की बात कर रहे हैं कि सेल जो है, सेल किस तरह दिखे, एक पर्टिकुलर सेल, उसके पास क्या क्या चीजें थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर कैसे हो। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर की एग्जैक्ट, ऐसा ना हो कि कोई और शेप आ जाए, है ना। कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो था इसका फंक्शन था एक्सक्रीशन करने में, इमेजिन कर लेते हैं, बट आफ्टर डिवीजन वो सेल कोई और फंक्शन परफॉर्म करने लग गया। तो ये ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्रोमोसोम जो है, जो कि आगे सेल डिवीजन जब होगा, जब उस सेल को, नए सेल को इंफॉर्मेशन देगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन पहली वाली ही तो ही देगा एग्जैक्ट कॉपी बनाकर। तो ये जो क्रोमोसोम है ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करते हैं, ठीक है। और किससे बने होते हैं, डीएनए से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए के सारे सेगमेंट्स जो होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते, सब केपेबल नहीं होते इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए। जो फंक्शनल यूनिट होती है डीएनए की उन्हें हम लोग बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं, जीन्स। इसीलिए जीन्स को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फंक्शनल यूनिट, हम जो हेरिडिटी स्टार्टिंग ही जब हमने की थी तो ये बोल रहे थे ना कि ट्रेड्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आगे की जनरेशन में। तो वो कैसे हो पा रहे हैं, वो हो पा रहे हैं इन जीन्स की वजह से, ठीक है। जीन्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। अभी ऐसा भी नहीं है, अब थोड़ा सा और रियलिटी में आते हैं। तो आखिरकार कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं जीन्स। तो जो डीएनए होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए mRNAs बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद mRNA सिग्नल देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एक मतलब आगे आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में पता चलेगा कि किस किस तरह होता है, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि डीएनए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और प्रोटीन्स जो होती हैं फिर वो आपके जो भी ट्रेट्स हैं उन्हें अल्टीमेटली शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो जीन्स को इसलिए हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी का एग्जाम्पल लेकर आगे चलते हैं। टॉल और शॉर्ट, ठीक है। तो जो प्लांट टॉल है तो उसके अंदर टॉल किस तरह हो पाया होगा उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर जो जीन्स मौजूद थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया कि इसमें टॉल, मतलब इसे टॉल बनाना है तो इसमें सिंथेसिस करो ग्रोथ हार्मोन्स का, ठीक है। तो टॉल बनाना है तो ये ऐसे कोई फैंसी चीज नहीं हो रही, पूरा सिस्टमैटिक वे में ही होगा। तो जो जीन्स थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया
कि यहाँ पर हमें ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज ज्यादा करने हैं। ठीक है, जब आप ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करोगे जब भी तो हाइट इंक्रीज होगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस वहां पर होगी, है ना, और प्लांट जो है ज्यादा सिंथेसाइज होंगे। अब आप ड्वार्फ के केस में ये समझ सकते हो या शॉर्ट प्लांट्स के केस में कुछ ऐसे समझ सकते हो, जो जीन्स थे या तो एक्सप्रेस ही नहीं हुए टॉल के लिए, या जब वो जीन्स टॉल हाइट के लिए एक्सप्रेस ही नहीं होंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होगी, है ना। तो उसकी वजह से जो दूसरा प्लांट है उसकी हाइट ग्रो नहीं करेगी। तो इस तरीके से जो जीन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम बोल रहे हैं ट्रेट्स या कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, और जीन्स किस तरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो भी बता दिया गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है कि हाउ डू गैमीट्स गेट सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट हु हैव 2 कॉपीज इन देम। ठीक है, हम लोग यही बोल रहे थे ना, अभी हम लोगों ने बात भी कर ली थी हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट, बट हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप बार बार अगर नहीं समझने आ रहा बार बार समझिए। यहाँ पर बोला है कि किस तरह गैमेट्स के पास जीन्स की, अगर हम लोग बात करें ना और सारे सेल्स की, हमारी पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं ना, तो उनमें सिंगल कॉपी नहीं डबल कॉपी प्रेजेंट है। हमने बात की थी कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोगों को डिप्लॉइड बोला जाता है। लेकिन वहीं पर हमारे जो गैमीट्स हैं उनमें सिंगल सेट ऑफ जीन होता है। क्यों? क्योंकि और उसी की वजह से हम जो है मतलब जो गैमीट्स हैं उनको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक, ये 2 बातें हो गई, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। अब कैसे हो रहा है ये, तो इमेजिन करो, थोड़ा कॉम्बिनेशन के बारे में सोचते हैं कि अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं ना डिप्लॉइड 2 सेट ऑफ, या फिर हम लोग ऐसे बात कर लेते हैं n 2n, है ना, और 2n, ये हमारा कॉम्बिनेशन है कि हम लोग डिप्लॉइड थे। अभी गैमीट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि अगर जो भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके पास 2 सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट हैं, तो फिर गैमीट्स में क्वेश्चन ये है कि गैमीट्स में सिंगल सेट क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनका कॉम्बिनेशन बनाएं, है ना, तो आप इमेजिन करो कि अगर डिप्लॉइड सेल्स जो थे, गैमीट्स नहीं मौजूद होते, सिंपल डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते और उनका फ्यूजन होता, तो आगे की जनरेशन में कितना टोटल हो जाता? 4n। डिप्लॉइड की जगह वो क्या हो जाते, उनका 4 टाइम्स हो जाता, जो भी जो क्रोमोसोम नंबर बोल सकते हैं या जेनेटिक मटेरियल जो था वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता। अब वहीं पर ये 4 टाइम हो गया, अब इसको भी 4n से ही कंबाइन करो तो आगे क्या हो जाता? 8n। तो ऐसे बढ़ती जाती। ठीक है, तो ये आपकी किसी भी स्पीशीज की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पा रहा। ठीक है, आप जेनेटिक मटेरियल, आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो एक स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन आया, वो ये क्या आया कि डिप्लॉइड ही रहे। मतलब ऐसा क्या करें हम लोग कि यहाँ 2n है, ठीक है, बट आफ्टर हम लोग जो बोल रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन हो गया, जो भी हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन में भी यही नंबर रहे। तो आपने देख लिया कि अगर डिप्लॉइड जो सेल्स हैं उनका अगर आप फ्यूजन करोगे तो उससे आगे की जनरेशन में जो ये नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, सेम नहीं रह रहा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है कि किसी भी तरह से ये जो 2n है, मतलब आपका जो डिप्लॉइड है वो हाफ हो जाए। ठीक है, तो 2n का n हो गया, इधर भी 2n का n हो गया। अब जब ये रिप्रोडक्शन के थ्रू कंबाइन जब होंगे तो आप खुद सोच लो इनका सेट क्या हो रहा है, 2n। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जनरेशन में भी 2n रहा, पहली जनरेशन में भी क्या रहा, 2n रहा। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये गैमीट्स की वजह से हो पाया। ठीक है, अब बात करते हैं गैमीट्स के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें, हमारे जितने भी और सेल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम्स। क्रोमोजोम मतलब उनमें जो सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। वहीं पर जो सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं ना, वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होते। गैमीट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यही जो हम बोल रहे हैं।
तो वहां पर होता क्या है, गैमीट्स जब बनते हैं तो उनमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो सेल डिवीजन, अभी जब भी हम लोग बात करते हैं कि सेल डिवाइड करता है तो वो दो तरीके से करता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो माइटोसिस में क्या होता है कि सिंपल, अगर आप माइटोसिस को थोड़ा सा सिंपली, बहुत सिंपली आइडिया लेना चाहो तो आपको बाइनरी फिशन याद है ना, सिंपल वैसे ही होता है कि एक कॉपी की 2 कॉपीज बन गए। बट मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। मैंने माइटोसिस में आपको वो जेनेटिक मटेरियल वगैरह के बारे में नहीं बताया कि क्रोमोसोम नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन मियोसिस के थ्रू क्या होता है, जब हम लोग गैमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो वहां रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन से क्या होगा, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है ना। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि क्रोमोसोम्स जो हैं रिडक्शनल डिवीजन से वहां पर जो गैमीट्स हैं उसमें जस्ट हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो जो गैमीट्स में आपको हाफ नंबर क्रोमोसोम्स का दिखता है वो किसकी वजह से दिख पाता है, रिडक्शनल डिवीजन की वजह से दिख पाता है। और हमने उसका बेनिफिट भी समझ लिया कि आखिरकार ये हैप्लॉइड फॉर्म में गैमीट्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब इनको हम फ्यूजन होगा तो उसके बाद क्या होगा, जो सेट नंबर, मतलब जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारी स्पेशीज आफ्टर स्पेशीज चलते आ रहे हैं, आगे की जनरेशन में भी वही सेट ऑफ नंबर मेंटेन रहेगा। एक और चीज, हमें बस ये नहीं है कि ये स्टेबिलिटी को अनस्टेबल कर देता है जब आपके क्रोमोसोम्स नंबर जो है कम ज्यादा हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, आप पढ़ोगे ये, ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अलग अलग तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपके क्रोमोसोम नंबर बढ़ने या कम होने की वजह से आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो नंबर है क्रोमोसोम का वो स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। तो हमें यहाँ पर ये बात समझने आ गई। अब कई सारे सवालों का हमने जवाब दे दिया। मेंडल से शुरुआत की थी, मेंडल से भी पहले हमने हेरिडिटी से शुरुआत की थी। अब हम लोग कहाँ तक आ गए, अब यहाँ पर हम लोग ये बताने के लिए भी काबिल हो गए कि मतलब क्रोमोसोम्स के थ्रू ये जो हम लोग जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जितनी भी कई सारी बीमारियां होती हैं उनको जानने के लिए, है ना, और इवन सेक्स डिटरमाइन करने के लिए भी, ह्यूमन बींग्स में भी और भी सारे ऑर्गेनिजम्स में भी। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा सारे ऑर्गेनिजम्स की। तो अलग अलग जो स्पेशीज होते हैं वो अलग अलग तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन उनमें होता है, मतलब खुद नहीं कराते। इन सम एनिमल्स जैसे कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है फर्टिलाइजेशन, अगर हम लोग पहले वाले का इसमें जैसे कि बात करें, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर दैट पर्टिकुलर एनिमल विल बी अ मेल और फीमेल। ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स हो गए, ठीक है, वो इवन दे कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो काफी अलग अलग चीजें यहाँ पर पता चल रही हैं कि किसी किसी एनिमल्स में जो टेम्परेचर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। कई एनिमल्स जो होते हैं वो इवन अपना जो सेक्स है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक, वहीं पर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें हम लोग जेनेटिकली डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल कि वेदर इट विल बी अ मेल और फीमेल। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग थोड़ा, अभी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। बस थोड़ा सा अभी एक दो चीजें हमें समझनी है, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, तो हम बात कर सकते हैं ऑटोसोम्स जो होते हैं वो क्या हैं। गैमीट्स को छोड़ के जितने भी सेल्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं वो सारे ऑटोसोम्स होते हैं, मतलब वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इनका कोई भी रोल नहीं होता सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, वहीं पर सेक्स क्रोमोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर दैट इंडिविजुअल विल बी अ गर्ल और अ बॉय। ठीक है, मेल और फीमेल। तो इसका हम लोग थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। टोटल पेयर की बात करें ह्यूमन बींग्स में तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, या टोटल नंबर आप 46 बोल सकते हो।
पेयर का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये 23 मतलब अगर एक क्रोमोसोम में है तो दूसरे इस तरीके से सारे प्रेजेंट होंगे पेयर में। टोटल 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें से 22 क्रोमोसोम्स जो हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। और जो लास्ट पेयर मतलब 23 के अलावा एक क्रोमोसोम बचा वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम जो होता है वो फीमेल के केस में दोनों जो पेयर होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट इन केस ऑफ मेल एक तो X की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दूसरा जो होता है वो X नहीं वो Y की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये XY ये समझने आ गया। आगे जब बढ़ेंगे इनके बारे में समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी ये जो Y क्रोमोसोम है इसकी वजह से ही आपको पता चलेगा कि वेदर यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो थोड़ा सा बात करते हैं क्रॉसिंग के बारे में। तो हम लोग जिस तरीके से मतलब किस तरीके से जेनेटिकली मेल और फीमेल का जो जेंडर है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हमने बोला कि फीमेल जो है उसमें XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मेल में XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, हैप्लॉइड फॉर्म, ये डिप्लॉइड थी। पहले लिख लेते हैं यहाँ पर फीमेल है ना, और यहाँ पर मेल, और यहां से गैमीट फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पर भी X और Y अलग अलग गैमीट्स हो गए, ठीक। अब इनको जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो एक क्रॉस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटीज जो होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो अब ये समझ लो जब ये गैमीट्स जो है कंबाइन करेंगे तो या तो एक कॉम्बिनेशन XX का बनेगा या दूसरा कॉम्बिनेशन XY का बनेगा, ठीक। तो जब फीमेल का X गैमीट मेल के X गैमीट से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा XX, ठीक है। तो दिस विल बी फीमेल। वहीं पर जब फीमेल का X गैमीट जो है मेल के X गैमीट से कंबाइन करेगा तो भी XX फीमेल। वहीं पर जब फीमेल का X गैमीट Y से कंबाइन करेगा तो क्या होगा XY। वहीं पर फीमेल का X गैमीट जो है मेल के Y गैमीट से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा XY। तो अगर आप देखो तो टोटल परसेंटेज दो की पॉसिबिलिटी की वेदर चांसेस अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो दोनों की कितनी है, यहाँ पर 50-50% है ना, मेल और फीमेल की 50% मेल हो सकता है, मतलब ये 50% पॉसिबिलिटी होती है। ये नहीं हो सकता कि पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड में कोई कम या ज्यादा है, 50% चांसेस होते हैं। और एक और चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना कि वेदर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड विल बी अ मेल और फीमेल, वो कौन सा क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है, Y, क्योंकि बाकी के या फिर हम ये कह सकते हैं कि फीमेल X क्रोमोसोम ही मेल और फीमेल को डिलीवर कर रही है, बट Y क्रोमोसोम डिटरमाइन कर रहा है कि वो चाइल्ड मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। एक और चीज, इससे एक सोशल स्टिग्मा जो हमारे इंडिया में है, जैसे कि उसमें बोला जाता है अगर आप रूरल एरियाज वगैरह में जाओ तो वहां पर आज भी जो फीमेल्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि अगर लड़की है तो लड़की क्यों हुई। तो ये आज भी मतलब बहुत बेकार बात है कि आज भी जेंडर इनइक्वालिटी है, लड़की होने पर आज भी खुशी नहीं मनाई जाती, वहीं पर लड़का हो तो बहुत खुशी मनाई जाती है। लेकिन अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो कि फीमेल का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, जो कोई भी पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि उनका कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है, वो इक्वली सेम क्रोमोसोम मेल और फीमेल जेंडर में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। Y क्रोमोसोम के बेसिस पर हम लोग क्या ये डिटरमाइन हो पाता है कि वो मेल होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी का भी इन जनरल तो किसी का भी रोल नहीं है जेंडर क्रिएट करने में कि मेल या फीमेल, बट फीमेल्स को जो क्रिटिसाइज किया जाता है या फिर ब्लेम किया जाता है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
टोटली इक्वली एक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल और फीमेल जेंडर में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सेक्स डिटरमाइन होता है कि कौन सा क्रोमोसोम किस फीमेल और मेल का कौन सा क्रोमोसोम कंबाइन होगा, और उसके बेसिस पर हम लोग बता पाएंगे कि वेदर इट इज अ मेल और फीमेल ऑफस्प्रिंग चाइल्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा जेनेटिक्स के ये जो थोड़े थोड़े हमने चीजें पढ़ी कि किस तरीके से कॉम्बिनेशंस वगैरह होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी तो हमने सिर्फ यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात किया है बाय यूजिंग क्रोमोसोम्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात, अगर आप आगे पढ़ो या फिर थोड़े क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि आपके जो ब्लड ग्रुप होते हैं, है ना, जैसे आपने सुना होगा या फिर कभी भी ब्लड चेकअप करवाया होगा तो बोलते हैं ना कि इनका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है। ये भी जेनेटिक्स यहाँ पर भी रोल प्ले करती है कि किस तरह से जो फादर मदर का जो ब्लड ग्रुप है उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से जो उनके चाइल्ड्स होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके ब्लड ग्रुप के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पहले कॉम्बिनेशंस देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये टेबुलर फॉर्म काफी इंटरेस्टिंग है समझ में आने के लिए कि जैसे कि मेल फीमेल, तो फीमेल का जो एक्स एग है वहां पर वाई या एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंबाइन जैसे ही करेगा उसके बेसिस पे जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल या फिर फीमेल डिटरमाइन किया जाएगा। तो यहाँ तक ऑलमोस्ट हमारा जो हेरिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और सेक्स डिटर्मिनेशन, ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं टेबुलर फॉर्म में समझना, रेशोज क्या क्या हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा जो अपना पढ़ने का है वो कहाँ पर डाइवर्ट करेंगे, अब इवोल्यूशन पर, कि किस तरह से इवोल्यूशन जो है वो रोल प्ले करता है जो भी हमारे ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है,